नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो है दोस्तों, हमारे रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय या दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग 14 यानी कि 14वां चैप्टर पढ़ेंगे और इस 14वें चैप्टर में टोटल दोस्तों हम लोग आपको बता दें कि इसमें पहले 941 नंबर से लेकर के 1009 नंबर तक के क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1110 नंबर से लेकर के 1120 नंबर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा 1009 के आगे आना चाहिए 1010, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या था कि इस बुक में क्वेश्चन का जो सीक्वेंस नंबर यानी सीरियल नंबर जो दिया गया था वो मिस्टेक दिया गया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिख दिया। देखिए यहाँ पे 1009 के बाद सीधा क्वेश्चन आना चाहिए 1010 नंबर, लेकिन यहाँ पे सीधा 1110 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर रखने में है दोस्तों इसमें गलती हुई है। तो हम लोग इसीलिए दोस्तों 1110 से फिर 1120 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस क्वेश्चनों के बीच में हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, नवा अध्याय के बारे में उत्सर्जन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे और तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इन्हीं दो अध्यायों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे में आने वाले सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको कई प्रकार के बेनिफिट होंगे वो दोस्तों, जैसे कि आपको इन सभी प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा, बुक का चाहते होंगे तो बुक का मिल जाएगा, ये क्लास नोट्स का चाहते होंगे तो इनका भी पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 941 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है। किसमें दोस्तों वोमेन संपुट क्षेत्र को दर्शाता है। देखिए चार ऑप्शन मतलब विकल्प में लिखे हुए हैं ए बी सी डी। करा वोमेन संपुट को कौन सा क्षेत्र दर्शाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो ये ए क्षेत्र लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, यही हमारा वोमेन संपुट को दर्शाएगा। ये जो विकल्प नंबर ए पे लिखा इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, वोमेन संपुट। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 941 का विकल्प हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वोमेन संपुट के रूप में जाने जाने वाली विशेष संरचनाओं के गुर्दे में रक्त को फिल्टर किया जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा वोमेन संपुट में क्या होता है कि गुर्दे में रक्त को फिल्टर किया जाता है, जिसे ग्लोमेरुल केशिका रक्तचाप या 3 परतों के माध्यम से रक्त के निस्पंदन का कारण बनता है। तो ये हमारा 941 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है। देखिए कंठ में, नाक में, कान में या फिर दोस्तों वृक्क में। कह रहा उपास्थि मौजूद नहीं होती है। तो उपास्थि हमारी कह रहा किसमें मौजूद नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए कंठ में, नाक में, कान में, वृक्क में। तो ये वृक्क जो होता है इसी में हमारी उपास्थि मौजूद नहीं होती है। देखिए वृक्क जो होता है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं, एक हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालता है दोस्तों कौन, वृक्क। और दोस्तों तरल पदार्थों तथा खनिजों का नियमन करना इसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है। जबकि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो होता है ये उपास्थि मौजूद नहीं होता, किसमें नहीं मौजूद होता है, तो वृक्क में मौजूद नहीं होता है। तो 942 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है। देखिए जो मानव होता है क्या मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, यकृत में, अस्थि मज्जा में,
वृक्क में या फिर दोस्तों गर्भाशय में। तो जो ये पाया जाता है दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी भी आपने पीछे पढ़ा जैसे, तो उसी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन है, मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है, तो ये वृक्क में पाया जाता है। 943 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए मानव में केशिका गुच्छ को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ग्लोमेरुलस कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस वृक्क में पाया जाता है। अब ग्लोमेरुलस रक्त को फिल्टर करता है, यानी कि वृक्क को क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो लिख दीजिएगा वृक्क। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृक्क को फिल्टर करता है, वृक्क रक्त को फिल्टर करता है, रक्त को आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फिल्टर, फिर आगे लिख दीजिएगा करता है। क्या करता है दोस्तों, फिल्टर करता है। ये तो दोस्तों हो गई हमारी यहां से इसका मेन मुख्य पॉइंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 944 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। देखिए निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उन्मूलन, या फिर दोस्तों देखिए ऐसे ही यही चारों दिए गए हैं, निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण या उन्मूलन। ये जो हमारे दिए गए हैं कुल मिलाकर के ये 3 भाग हमारे दिए गए हैं। तो इन्हीं तीनों में से दोस्तों इनका सही सीक्वेंस बताना है, कि सही सीरियल नंबर पे लगाना है कि कौन सा कब और पहले हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या लिखा है, निस्पंदन, दूसरे में लिखा है चयनात्मक, पुनः अवशोषण, निस्पंदन और चयनात्मक। देखिए निस्पंदन हमारा ये हो गया, निस्पंदन ये हो गया, सही हो गया। फिर दोस्तों जो आता है हमारा चयनात्मक, पुनः अवशोषण आता है, फिर उन्मूलन आता है। विकल्प नंबर ए पे ही हमारा मौजूद है। तो ये 944 का यहाँ पे ए विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा अगला 945 पे क्या दिया गया भाई, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाती है, कौन सा भाग संग्रह नलिका है। कह रहा देखिए ये जो एक डायग्राम बना है, कह रहा ये जो डायग्राम है ये मानव के वृक्काणु को दर्शाती है। इनमें से कह रहा है कौन सा भाग संग्रह नलिका है। देखिए संग्रह नलिका क्या होती है तो पहले समझ लीजिएगा। देखिए संग्रह नलिका जो होती है दोस्तों वो वृक्काणु और उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। संग्रह नलिका जो होता है, संग्रह नलिका क्या होता है, वो वृक्काणु उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन अति निस्यंदन के माध्यम से कार्य करता है, और दोस्तों नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो हमारा कह रहा है जो ये वृक्काणु है उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। तो देखिए ये उत्सर्जन तंत्र, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ये जो ए वाला देख लीजिएगा दिया गया है, ये हमारा ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो ये किससे जुड़ा है, ये दोस्तों यही हमारा दोस्तों ये वृक्काणु उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा होता है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, इसी से जुड़ा होता है ये वृक्काणु। तो ये हमारा जो ए भाग दिया गया, ए देखिए यहाँ पे दिया गया, तो ये ए क्षेत्र ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही भाग हमारा संग्रह नलिका हो जाएगा। ये ए वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संग्रह नलिका हो जाएगा, संग्रह नलिका लिख दीजिए। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 945 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा है कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। लवण, ग्लूकोज, वसा और जल, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन। ग्लूकोज, फिर जल, लवण और अमीनो अम्ल, फिर जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन। तो 946 का दोस्तों देखेंगे तो मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, तो वो ग्लूकोज से, जल से, लवण और अमीनो अम्ल से। दिया गया है सी पे। तो 946 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है अपोहन। अपोहन को हम बोलते हैं दोस्तों डायलिसिस बोलते हैं। अपोहन या फिर दोस्तों कहा है डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अवशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सही क्रम में नहीं हैं। तो कह रहा कौन सा विकल्प इन चरणों का या इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है। देखिए लाइन से सिरा, रोगी के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, धमनी से लाइन,
फिर क्या है, रक्त के अवशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना। अपोहन तरल का परासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। तो 947 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा, ये इनको हमको क्या रहना है, सही क्रम से लगाना है। देखिए सही क्रम से अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा रख दिया जाएगा धमनी से लाइन। क्या रख दिया जाएगा, धमनी से लाइन, ये हमारा रखा जाएगा। देखिए 947 का सबसे पहले आप रख दीजिएगा दोस्तों सी वाला नंबर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे, फिर हमारा देख लीजिएगा रखा जाएगा रोगी के रक्त को अपवहन तरल युक्त टैंक से गुजारना। फिर सी के बाद हम बी रख देंगे। फिर बी के बाद दोस्तों देखेंगे ई हमारा लिखा हुआ, देखिए ई यहाँ पे दिया गया है, अपोहन तरल का परासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। ये हमारा फिर ई रख दिया जाएगा। देखिए यहां से हमने ई रख दिया। फिर अगर इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा जो दिया गया है डी ऑप्शन में, रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना, ये हमारा डी दिया गया है, तो डी हमारा यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा ए रख दिया जाएगा लाइन से सिरा। ये विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए कहां पे दिया गया, ये सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 947 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देख लीजिएगा 948 में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। क्रिएटिनिन, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो 948 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, यहाँ पे 948 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, तो वो हो जाएगा क्रिएटिनिन। ये जो दिया गया है ए ऑप्शन में, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिनिन पदार्थ जो होता है दोस्तों वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशी चयापचय से पैदा होता है और गुर्दे से निकलता है, उसे क्रिएटिनिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 949 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई, इसमें कहा वोमेन संपुट डॉट डॉट को ढके रहता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप वोमेन संपुट से रिलेटेड पढ़े थे, वहीं पे देख लीजिएगा ये भी पूछ लिया गया, कह रहा वोमेन संपुट जो है दोस्तों, कह रहा डॉट डॉट किस भाग को ढके रहता है। वोमेन संपुट जो होता है कह रहा किस भाग को ढके रहता है, तो दोस्तों देख लीजिएगा वोमेन संपुट जो होता है वो केशिका गुच्छ को ढके रहता है। यहाँ पे आप क्या भर देंगे, केशिका, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा गुच्छ। देखिए ओमेन संपुट जो हमारा होता है वो केशिका गुच्छ को ढके रहता है। तो 949 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 949 का दोस्तों देखेंगे तो ये ओमेन संपुट जो होता है केशिका गुच्छ को ढके रहता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर दोस्तों आप जानेंगे तो देखिए केशिका गुच्छ वोमेन संपुट में कोशिकाओं की एक कुंडलित गेंद होती है। वोमेन संपुट वृक्कों में पाया जाता है। केशिका गुच्छ का कार्य इसके माध्यम से गुजरने वाले रक्त को छानना और मूत्र निर्माण शुरू करना होता है। चलिए भाई अगला देख लीजिएगा, यानी 950 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। देखिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम पूछा गया है। या देखिए मानव शरीर में, इसमें पूछा क्या, मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। देखिए मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, निस्पंदन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे पुनः अवशोषण होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पुनः अवशोषण लिख दिया, पुनः अवशोषण लिख दिया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया स्राव दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों स्राव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यही इस प्रक्रिया का सही राइट तरीका हो जाएगा। ये विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा 950 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले निस्पंदन होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है, फिर स्राव होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा मानव शरीर में जो यूरिन होता है यानी मूत्र होता है, इसका निर्माण पहले होता है दोस्तों, क्या होता है ये देखिए निर्माण छनना,
यानी कि पुनः अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया से होता है। फिर गुर्दों में लाखों नेफ्रॉन अपशिष्ट पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, अतिरिक्त पानी और खनिज लवण को रक्त प्रवाह से फिल्टर करते हैं। गुर्दे में निर्मित यूरिन को भंडारण के लिए मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में ले जाया जाता है। यहाँ निर्जलीकरण होने पर यह टिस्टल नलिकाओं से पानी को पुनः अवशोषित कर रक्त की मात्रा संतुलित करता है। अंततः निष्पादन, फिर दोस्तों पुनः अवशोषण और ट्यूबुलर स्राव की 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से यूरिन का उत्पादन किया जाता है। पहले निस्पंदन, फिर पुनः अवशोषण, फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक दिया गया है ट्यूबुलर स्राव, यानी कि आप स्राव कह दीजिएगा, ट्यूबुलर स्राव कह दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है 951 में, अब देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है एक वयस्क मानव मूत्र में डाट होते हैं। देखिए एक वयस्क मानव मूत्र में कह रहा है डाट होते हैं। कितना क्या होता है, देखिए आपको बता दूं कि वयस्क मानव शरीर में 95% जल होता है, 2.5% यानी कि 2.5% यूरिया होती है और 2.5% हमारा अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। देखिए 95 और 2.5 वो मिलाकर के पूरा 5 हो गया, तो 95 5 हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ दिया गया है, सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 951 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन को लेके देखेंगे तो देखिए 95, 297, 97, 98, 99, देखिए 99% पहुंच रहा है। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 85, 2 87% पहुंचेगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 85, 5 90% पहुंचेगा। लेकिन जो सी विकल्प में है आप खुद ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं, ओरल इसको दिमाग लगा के आप इसको सही टिक कर सकते हैं कि ना एक वयस्क मानव मूत्र में डाट होते हैं। देखिए 95% क्या होता है, जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% हमारा अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, तभी तो 2.5, 5, 95, 5 हो जाएगा 100%। तो 951 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 951 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 952 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। देखिए मूत्र मार्ग नहीं है, मूत्रवाहिनी नहीं है, श्वसनिका नहीं है या मूत्राशय नहीं है। तो 952 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, यही सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्वसनिका जो यहाँ पे लिखा है, देखिए श्वसनिका, यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए श्वसनिका जो हो जाएगा हमारा, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों, श्वसनिका नहीं है। तो 952 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया क्या गया है 953 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, तो ये बात सही हो गई, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 953 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर कह रहा क्योंकि पादपों में परिसंचरण तंत्र मौजूद नहीं होता है, क्योंकि पादप केवल गैसीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जो बाहर विसर्जित किए जाते हैं। तो 953 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 954 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डाट ml मूत्र उत्पन्न करता है। देखिए एक जो सामान्य मनुष्य होता है वो कह रहा प्रतिदिन कितने ml मूत्र को मतलब निकालता है, यानी मूत्र विसर्जित करता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 1000 से 2000 ml, यानी कि देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो एक जो सामान्य मनुष्य होता है वो प्रतिदिन क्या करता है, 1000 ml से 2000 ml तक मूत्र उत्पन्न करता है, ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन पे। तो 954 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 954 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे 955 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें डाट कहा जाता है। देखिए मतलब कह रहा प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं, उन्हें डाट कहा जाता है। स्नायु कहा जाएगा, तंत्रिकाएं कहा जाएगा, वृक्काणु कहा जाएगा, नाभिक कहा जाएगा। तो उन्हें दोस्तों वृक्काणु कहा जाता है। तो यानी कि 955 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
क्या कहेंगे दोस्तों, वृक्काणु कहेंगे। देखिए अब समझ लीजिएगा, अगर इसको जानेंगे तो देखिए मनुष्यों में क्या होता है एवं अन्य स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जों पदार्थों को हटाने, साथ ही साथ रुधिर से लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे जो दिया गया है वृक्काणु, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 956 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। देखिए डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। देखिए कृत्रिम गुर्दा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। दिया गया है सी, तो 956 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए डायलाइजर को हम और शुद्ध हिंदी में बोले तो अपोहक भी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि अपोहक मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त को शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसे कृत्रिम गुर्दा या आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है। हीमोडायलिसिस मशीन रक्त का सामान्य पीएच मान भी बहाल करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 956 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 956 के बाद हम लोग देखेंगे 957 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से इसका इलाज किया जाता है, समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग जो जानेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, उत्सर्जन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे हीमोडायलिसिस, यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 957 के बाद हम लोग देखेंगे 958 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छ, वोमेन्स कैप्सूल, श्वसनिका। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 958 का विकल्प नंबर हमारा जो डी दिया गया है श्वसनिका, यानी कि 958 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 959 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानवों में वृक्क में डाट द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, पोषण द्वारा, नेफ्रॉन द्वारा, या फिर दोस्तों केंद्रिक द्वारा। तो 959 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है नेफ्रॉन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेफ्रॉन जो दोस्तों होता है वो किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक रीनल कार्प स्कल और एक रीनल ट्यूब्यूल्स से बना होता है। किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 960 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। देखिए हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है कौन, तो गुर्दे की धमनी होती है ऐसे। ये देख लीजिए कहां पे दिया गया है, गुर्दे की धमनी दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 960 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है, तो गुर्दे की धमनी हो जाएगा। यहाँ पे हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने वाला जो यहाँ पे कार्य करता है वो गुर्दे की धमनी हो जाएगा। तो 960 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा
960 के बाद हम लोग देखेंगे 961। इसमें कहा गया है कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। देखिए, गुर्दा न केवल उत्सर्जन अंग होता है, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो लीवर को, हृदय को, बड़ी आंत को या फिर दोस्तों त्वचा को। तो 961 देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हो कह रहा गुर्दा न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो 961 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है नेफ्रॉन संबद्ध है। देखिए, नेफ्रॉन जो है कह रहा किससे संबद्ध है, तो यहाँ पे 962 का देखेंगे तो विकल्प नंबर देखिए 4 दिए गए हैं। तेरा श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन संबद्ध है उत्सर्जन तंत्र से। विकल्प नंबर हमारा 962 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 962 के बाद हम लोग देखेंगे 963 और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। देखिए, डाट डाट मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। देखिए, किडनी को, लीवर को, अग्नाशय को, बड़ी आंत को। तो यहाँ पे 963 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी लीवर। देखिए, यहाँ पे हम अगर भर दें, इस जगह पे क्या भर दें, लीवर भर दें। क्या भर दिया जाए, लीवर मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो 963 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर दोस्तों गुर्दे में। तो यूरिया का निर्माण दोस्तों कहाँ होगा हमारा, तो अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, यूरिया का निर्माण जो होता है दोस्तों हमारा यकृत में होता है। यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, देखिए यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा, यहाँ पे यूरिया का निर्माण हमने जान लिया यकृत में होता है। और इसी तरह में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देख लीजिएगा 965, देखिए 965 का अगर देखेंगे, डाट डाट मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रोणि, पित्त नलिकाएं। तो ये जो दिया गया है मूत्रवाहिनी, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूत्रवाहिनी जो होती है दोस्तों मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलने का कार्य करती हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं दोस्तों, ये वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती हैं। इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं और वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये मूत्र वाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे के मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो 965 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 966 और यहाँ पे कहा है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है, वृक्क का, यकृत का, अग्नाशय का, छोटी आंत का। तो 966 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है। तो ये हो जाएगा 966 का विकल्प नंबर ए, वृक्क हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका आकार सेम के बीज जैसा होता है और इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन करना होता है। ये दोस्तों हमारा कुल मिला के आपने यहाँ पे समझ लिया वृक्क के बारे में।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 967 नंबर पे देखेंगे तो कहा गया है कि मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को डाट डाट कहते हैं। देखिए क्या कहा जाएगा, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए न्यूट्रॉन्स कहा जाएगा, नेफ्रॉन्स कहा जाएगा, न्यूरॉन्स कहा जाएगा, या फिर दोस्तों प्रोटॉन्स कहा जाएगा। तो दोस्तों मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की क्रिया को हम लोग नेफ्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, नेफ्रॉन्स कहेंगे। ये दिया गया है हमारा कहाँ पे, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर 967 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 968, और यहाँ पे कहा है किडनी की संरचनात्मक इकाई है। देखिए न्यूरॉन है, साइटोन है, या फिर दोस्तों कीटोन है, या फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे नेफ्रॉन है। देखिए किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है दोस्तों वो नेफ्रॉन से बनी होती है। क्या होती है दोस्तों, किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है दोस्तों वो नेफ्रॉन से बनी होती है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा यह गया है 969 में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सप्लोरेटरी सिस्टम का अंश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। तो गुर्दा नहीं है, मूत्रवाहिनी नहीं है, गर्भाशय नहीं है, या मूत्र मार्ग नहीं है। तो 969 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये गर्भाशय जो लिखा हुआ है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो गर्भाशय हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 969 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गुर्दा जो होता है दोस्तों मूत्रवाहिनी तथा मूत्र मार्ग के मनुष्यों के उत्सर्जित तंत्र से संबंधित होता है ये जो अंग होता है, जबकि गर्भाशय से दोस्तों प्रजनन से संबंधित अंग होता है। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा 970 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। दोस्तों यहाँ पे 970 में अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 970 का विकल्प नंबर यहाँ पे ए हो गया। देखिए जो किडनी होती है दोस्तों, किडनी स्टोन को रीनल लिथियासिस या कैलकुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल से बनने के कारण होता है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो स्टोन होते हैं इन्हें गुर्दे की पथरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी कि CaC2O4 से बने होते हैं। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट, देखिए यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट को अगर ये हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दें, देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट लिख दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो सूत्र होता है हमारा यहाँ पे, इसका सूत्र होता है दोस्तों मैंने बताया CaC2, देखिए CaC2 फिर आगे होता है O4, देखिए CaC2O4। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारा इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा 971 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। देखिए कह रहा शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। देखिए दिल, पित्ताशय, गुर्दा और प्लीहा। तो खून का शुद्धिकरण होता है दोस्तों वो गुर्दे से होता है। तो 971 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 972 नंबर, और यहाँ पे कहा है नेफ्रोलॉजी डाट डाट के साथ जुड़ा हुआ है, जिगर के साथ, फेफड़ा के साथ, गुर्दा के साथ, ग्रहणी के साथ। तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, 972 का यहाँ पे देखेंगे जो सी दिया गया है, नेफ्रोलॉजी हमारा गुर्दा के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे आप क्या भर देंगे, गुर्दा भर देंगे, गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 972 के यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा कौन सा दिया गया है, सी ऑप्शन। तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 973 नंबर, और यहाँ पे कहा है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। कैंसर के रोग के इलाज में, दृष्टि वैषम्य के इलाज में, गुर्दे की खराबी में, या फिर दोस्तों गठिया में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कौन से रोग का उपचार डायलिसिस किया जाता है, तो वो होता है गुर्दे की खराबी में हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 973 का यहाँ भी विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 973 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 974 नंबर, और यहाँ पे कहा है
कि डायलिसिस की प्रक्रिया किसमें संबंधित है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। देखिए सम आगे लिख दीजिएगा, बंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो देखिए जिगर से, फेफड़ा से, पेट से या फिर दोस्तों गुर्दा से। तो 974 का देखेंगे तो ये जो होता है डायलिसिस की प्रक्रिया हमारी गुर्दा से संबंधित होती है। तो 974 का यहाँ पे देखिए हमने उल्टा लिख दिया। 974 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गुर्दा हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 974 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है दोस्तों, तो गुर्दा से संबंधित है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 975 नंबर, यहां पे कहा गया है कि डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डांट संबंधी गंभीर समस्या होती है। कह रहा है डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को डांट संबंधी गंभीर समस्या होती है। देखिए फेफड़े से संबंधित गंभीर समस्या हो, या फिर दोस्तों हृदय से संबंधित, यकृत से संबंधित, या फिर दोस्तों गुर्दे से संबंधित। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि डायलिसिस का उपयोग कब किया जाता है, हम लोग कहां पे करते हैं, गुर्दे में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायलिसिस शब्द का प्रयोग पूछा गया है, तो जब गुर्दा खराब होता है तब हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर 975 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 975 के बाद हम लोग देखेंगे 976 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, ये दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हमारा होता है उत्सर्जन से संबंधित है। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया वृक्कों में होती है। इस क्रिया के द्वारा मानव वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो 976 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 976 के बाद हम लोग देखेंगे 977 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि वास डिफरेंस डाट से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, अंडकोश में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या फिर दोस्तों मूत्राशय में। तो दोस्तों 977 को जो यहाँ पे लिखा वास डिफरेंस कहां पे होता है, देखिए मूत्राशय, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, देखिए जो डी ऑप्शन पे दिया गया है कहां पे, मूत्राशय, यही होता है से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। ये दिया गया है 977 का विकल्प नंबर हमारा डी पे, तो विकल्प नंबर 977 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 978 नंबर पे देखिए क्या दिया गया है। भाई यहाँ पे कहा है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मांसपेशियां मूत्राशय से संबंधित तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, देखिए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, इस पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, फिर कह मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो देखिए 978 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो ए दिया गया है, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 978 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 979 नंबर पे दिया गया, कह रहा उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। निश्चल कणिकाएं, समीपस्थ संवलित नलिका, फिर कह रहा दूरस्थ संवलित नलिका, फिर कह रहा वोमन कैप्सूल। तो देखिए 979 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है निश्चल कणिका, यानी कि 979 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 980 नंबर, और यहाँ पे हमारा कह रहा है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा। देखिए 980 का जो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए कोरोनरी धमनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोनरी धमनी, विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कोरोनरी धमनी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिए 81 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है डाट गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। काल्मनर एपिथीलियम, पैरेनकाइमा, क्यूबोइडल एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हमारा मौजूद होता है यहाँ पे दोस्तों सी विकल्प, यहाँ पे जो सी में लिखा हुआ है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये हमारा गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है। तो 981 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दो कि ये गुर्दे की परत में मौजूद होता है। इन क्यूबोइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबोइडल कोशिका गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथ में भी पाई जाती हैं। दोस्तों अगला देख लीजिएगा, यहाँ पे 981 के बाद हम 982 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है। देखिए, जब भी वृक्काणुओं का कार्य की बात की जाए तो वो हमारा होता है उत्सर्जन। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य उत्सर्जन से होता है। 982 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 983 नंबर और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है अंडकोश की थैली में, मूत्र मार्ग में, लिंग में या फिर दोस्तों वृषण में। तो 983 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। यहाँ पे क्या भर देंगे, मूत्र मार्ग, ठीक है ना। मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो 983 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 984 नंबर और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कह रहा है निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है। देखिए, मानव का ये जो एक प्रकार से कह लीजिए सर का चिन्ह बना हुआ है, इस रेखा बना हुआ है, एक प्रकार से चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है इसमें मानव के मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति कौन सा नंबर दर्शाता है। देखिए 4 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 करके। तो कह रहा है मानव मस्तिष्क में, देखिए मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति दर्शाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो स्थिति होती है हमारी, ये यहाँ पे जो स्थिति है ये 4 नंबर वाली, यही हमारे क्या है, यही 4 नंबर वाली स्थिति हमारी क्या है, यानी कि मेरु रज्जु है। क्या है दोस्तों, ये मेरु रज्जु, आगे लिख दीजिएगा, ठीक है, ये मेरु रज्जु है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संख्या 4 जो डी पे दिया गया है, तो 984 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 984 के बाद हम लोग देखेंगे 985 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि घ्राण, क्या है दोस्तों, घ्राण ग्राही डाट डाट की अनुभूति में सहायक होते हैं, ध्वनि में, स्पर्श में, स्वाद में या फिर दोस्तों गंध में। देखिए यहाँ पे दिया गया, कह रहा घ्राण ग्राही गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। यह हमारी नाक में स्थित होती है दोस्तों, कहाँ पे, यह हमारी नाक में स्थित होती है। तो गंध के अणु विशेष तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं जिन्हें प्राण संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो नाक के अंदर मिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जब नाक से संबंधित है तो नाक हमारा गंध से रिलेटेड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे गंध हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 985 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लीजिएगा 985 का यहाँ पे डी विकल्प राइट हो गया। और 986 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग, यानी कि उल्टी, जो मानव में उल्टी होती है उसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी कि वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या फिर दोस्तों अग्र मस्तिष्क। दोस्तों आपको बता दूं कि मानव मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है वो वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कर सकता है या नियंत्रित करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा पश्चिम मस्तिष्क जो लिखा है बी विकल्प में, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 986 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 986 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 987 नंबर और यहाँ पे हमारा जो दिया गया है इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, कार्निया, आइरिस, रेटिना या फिर दोस्तों आप कह लीजिएगा लेंस। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा आंखों का, देखिए आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है तो वो होता है आइरिस होता है। 987 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि आइरिस जो होता है आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। आइरिस नेत्र का रंगीन हिस्सा है
जो नेत्रों को रंग द्रव्य देता है, और यहाँ पे क्या होता है, आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है या प्रकाश किरण को रेटिना में केंद्रित करता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो 987 का है विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्या बना है भाई, यहाँ पे करा नीचे दी गई कोशिका को पहचाने। देखिए ये कोशिका बनी हुई है, इसको हमको बताना है कि ये वृक्क कोशिका है, पेशी कोशिका है, अस्थि कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये कोशिका जो देखिए इस टाइप से ये यहाँ पे बनी है और लास्ट में हमारा इस टाइप से बना हुआ है, एक प्रकार से कह लीजिएगा ये पेड़ जैसे पेड़ है, ये जड़ है इसकी और इसका ऊपर का भाग है। तो यहाँ पे कह रहा ये तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत आएगा। ये क्या आएगा, इसमें तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत आएगा। 988 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको बता दो तंत्रिका कोशिका का प्रदर्शित करता है। तंत्रिका कोशिका में होता क्या है, न्यूरॉन के रूप में भी जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 989 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कह रहा टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डांट के कारण होता है। टिटनेस जो कह रहा होता है वो तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डांट के कारण होता है। देखिए परजीवी के कारण, जीवाणुओं के कारण, कवकों या परजीवी के द्वारा। देखिए टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण होता है। किसमें होता है दोस्तों, जीवाणुओं के कारण होती है। इसमें मांसपेशियों में संकुचन होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेंसी जीवाणु के कारण होता है। देखिए यहाँ पे ये जीवाणुओं के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन पे दिया गया है ये जीवाणु यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेंसी जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे 989 का विकल्प नंबर बी के कारण हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टिटनेस, क्या लिखेंगे, टिटनेस जो होता है, देखिए टिटनेस यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम, देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेन्नी, देखिए टिटेन्नी क्या लिखेंगे दोस्तों, टिटेन्नी जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु टिटनेस इस टिटेन्नी जीवाणु के आगे लिख दीजिएगा कारण होता है आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इसका मेन और मुख्य पॉइंट था, ठीक है। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लीजिएगा 989 के बाद हम देखेंगे 990 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डाट आवेग गुजरता है। एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक अंतःस्रावी ग्रंथ से दूसरे तक, और कह रहा मस्तिष्क से मेरु रज्जु तक। दोस्तों 990 का जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग गुजरता है। तो 990 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 991 नंबर, और यहाँ पे कहा है श्वसन यानी कि ब्रीदिंग, लार श्रवण यानी कि सेल्विवेशन, और क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टेलिसिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं डाट द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए श्वसन, लार श्रवण, आर क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं डाट द्वारा नियंत्रित होती हैं। मेरु शीर्ष द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा, प्रमस्तिष्क द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। तो 991 का जो यहाँ पे दिया गया मेरु शीर्ष द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो 991 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए मेरु शीर्ष जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा अनैच्छिक जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 992 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। सेल बॉडी में, तंत्रिका समाप्ति में, डेट्राइट में, एक्सीन में। तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो ये होता है डेट्राइट में, यानी कि
2 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका दोस्तों होता है वो न्यूरॉन के डेंड्राइट में सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। देखिए न्यूरॉन का काम जो होता है वो मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना एवं दोस्तों उसका विश्लेषण करना होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 993 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कंडरा, उपास्थि, पेशी या अस्थिबंध। तो यहाँ पे जो लिखा है अगर पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो ये हो जाएगा अस्थिबंध हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 993 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों 993 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अस्थिबंध एक संयोजी ऊतक होता है। ये क्या है, अस्थिबंध क्या है हमारा, एक संयोजी ऊतक है। यहाँ पे हम लिख देंगे संयोजी, आगे लिख दीजिएगा ऊतक है। अस्थिबंध क्या है हमारा, एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा टेंडन, टेंडन भी, आगे लिख दीजिएगा क्या, टेंडन भी क्या है दोस्तों, टेंडन भी क्या है हमारा, टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी एक ऊतक है। टेंडन भी यहाँ पे लिख दीजिएगा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, संयोजी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ऊतक है। देखिए टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। आगे लिख दीजिएगा जो मांसपेशियों को, आगे लिखेंगे मांसपेशियों को हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। देखिए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ता है। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 993 के बाद हम लोग देखेंगे 994 नंबर, और यहाँ पे कहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे ये कहा निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए रेटिना हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा, या फिर दोस्तों कार्निया हो जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे पुतली हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इसने कहा है कि कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कार्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों भाई, यहाँ पे कार्निया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 994 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होती है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आंख की सबसे बाहरी लेंस है जो आंख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है, और आंख दान करने के संबंध में कार्निया का ही दान किया जाता है। जब लोग आंखों का दान करते हैं दोस्तों तो वहां पे कार्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, कुल मिलाकर के हमारा 994 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला देखेंगे 995 नंबर। 995 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। नाइसोपेलेटाइन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, नेफ्रिक। देखिए 995 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है न्यूरॉन्स, दिया गया क्या दिया है, न्यूरॉन्स। ये क्वेश्चन हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया गया है 995 के बाद देखेंगे दोस्तों 996 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। कौन सा दोस्तों न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो देख लीजिएगा भाई कोशिकाकाय नहीं है, तंत्रिकाक्ष नहीं है, शाखिका नहीं है, या फिर दोस्तों शंकु नहीं है। तो 996 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये जो शंकु लिखा है
यही जो हमारा है ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 996 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 996 के बाद हम लोग देखेंगे भाई 997 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। पोन्स जो होता है कह रहा मानव के किस अंग का भाग है। तो दोस्तों आपको बता दूं पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग होता है। कहां का भाग होता है दोस्तों? मस्तिष्क का भाग होता है, या पोन्स ब्रेन या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। तो मस्तिष्क शब्द दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन में। तो ये पोन्स मानव के किस अंग में होता है या किस अंग का भाग है? तो ये हमारा मस्तिष्क का भाग है। 997 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 998 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा है? कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है कह रहा। देखिए पुतली नहीं है, कर्णवृत्त नहीं है, कार्निया नहीं है, पश्चिमाभि मांसपेशियां नहीं है। तो 998 का दोस्तों देख लीजिएगा, पुतली भी मानव आंख का एक हिस्सा होता है, कार्निया भी होता है, कर्णवृत्त भी होता है, कर्णवृत्त भी होता है, लेकिन जो ये दिया गया है डी ऑप्शन में पश्चिमाभि मांसपेशियां, तो ये आंख से संबंधित नहीं होता है। यानी कि 998 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला दिया गया है, देखिए 999 यानी 999 में दिया ये गया है। इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आगे लिखा है यहाँ पे विभिन्न, ये क्या लिखा है देखिए विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। देखिए क्या पहुंचाता है? मांसपेशियों को, रिब केज को, हृदय को या मेरुरज्जु को। तो 999 का दोस्तों अगर देखेंगे डी विकल्प यहाँ पे मेरुरज्जु दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरुरज्जु हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 1000 यानी कि 1000वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डाट कहा जाता है, एंड बल्ब कहा जाता है, अक्षतंतु कहा जाता है, शाखिका कहा जाता है, या फिर दोस्तों कोशिका कहा जाएगा। तो 1000 का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन शाखिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को हम लोग शाखिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शाखिका कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 1000 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा ये दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1001 नंबर आप देख लीजिएगा दिया ये गया है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? देखिए कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं मानव शरीर में? तो देख लीजिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी या फिर दोस्तों 32 जोड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है 31 जोड़ी जो होती हैं वो हमारा यहाँ पे क्या होता है? विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं दोस्तों? तो 31 जोड़ी होती हैं। यहाँ पे 31 जोड़ी हमने यहाँ पे रख दिया, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों समझ लीजिएगा, देखिए जो यहाँ पे होता है मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा मनुष्य में, देखिए मनुष्य में क्या होता है? देखिए 12 जोड़ी दोस्तों क्या होती है? देखिए 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कपाल, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा तंत्रिकाएं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। और दोस्तों दूसरा देख लीजिएगा 31 जोड़ी क्या होती हैं? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1001 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1002 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग,
मज्जा या अनुमस्तिष्क। तो 1002 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है मज्जा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का कह रहा कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो मज्जा जो दोस्तों होता है ये मनुष्य में सांस लेने को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 1002 का विकल्प नंबर सी के साथ ये राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1003 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है। कार्निया कहा जाता है, पुतली कहा जाएगा, लेंस कहा जाएगा, आइरिस कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग लेंस कहते हैं। विकल्प नंबर सी पे ये मौजूद है, सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ लीजिएगा, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे लेंस कहा जाता है। तो ये आपने यहाँ पे जान लिया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 104 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कह रहा है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डाट में पाया जाता है। मायेलिनकृत एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्ट्स में, ग्रंथ कोशिकाओं में, कोन्ड्रोब्लास्ट्स में। देखिए 1004 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है माइलेनिकृत एक्सोन, ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1004 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलेनिकृत एक्सोन में पाया जाता है। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1005 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है पीछे क्वेश्चन में, जो विचारों का संग्रह होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क में दोस्तों क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, 3 भाग होते हैं। तो ये हमारा 1005 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर के विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1005 के बाद हम लोग देखेंगे 1006 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि डाट मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। मेडुला है, अग्र मस्तिष्क है, मेरुरज्ज है, मध्य मस्तिष्क है। तो 1006 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। ये विकल्प नंबर हमारा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि सोचने वाला जो भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 107 नंबर, और 107 नंबर में कहा है कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है। देखिए पीनियल ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या हाइपोथैलेमस में। तो देखिए जो यहाँ पे थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है तो वो होता है हाइपोथैलेमस में स्थापित होता है। तो 1007 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है, तो वो हाइपोथैलेमस में निहित होता है। विकल्प नंबर 1007 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1008 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सूत्र युग्मन और ध्रुमाश्य किससे संबंधित है। सूत्र युग्मन और ध्रुमाश्य किससे संबंधित है, वलकुट से, उपकला से, दृष्टिपटल से या स्नायु कोशिका से। तो देखिए सूत्र युग्मन और ध्रुमाश में किससे संबंधित है, तो ये है हमारा स्नायु कोशिका से संबंधित है। 1008 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब यानी 10 की पावर 10 लगभग होती है। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। ये भ्रूण की न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं से बनती हैं। इनमें उत्तेजनशीलता विशेष रूप से विकसित होती है और
इसलिए ये सूचना प्रसारण के लिए विशिष्टकृत होती हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्नायु कोशिकाएं जो होती हैं ये सूत्र युग्मन और ध्रुमाश्म किस से संबंधित होती हैं, तो ये स्नायु कोशिका से संबंधित होती हैं। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1009 नंबर में दिया गया कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। कह रहा है कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो ये जो ऐच्छिक क्रिया हमारा लिखा हुआ है यहाँ हृदय का धड़कना, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है। देखिए इसको हम कुर्सी का घूमना तो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, पहले बंद करना हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, किसी वस्तु पर बात करना हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हृदय का धड़कना जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो ये एक ऐच्छिक क्रिया नहीं कही जाएगी। तो 1009 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है 1010 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब 1010 ना दे करके यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस यानी कि सीरियल नंबर रखने में यहाँ पे गलती दी गई है, सीधा 1110 कर दिया है। तो आप लोग ये मत समझना कि सीधा मैंने इतने क्वेश्चन को छोड़ करके यहाँ पहुंच गया हूँ, ये बुक में भी हमारा ऐसा ही प्रॉब्लम दिया गया था, यानी कि क्वेश्चनों का सीक्वेंस जो दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो सीधा वही 1010 नंबर है ये हमारा है, तो यहाँ पे 1110 बना दिया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा है कि ईसीजी डॉट डॉट द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। देखिए ईसीजी जो होता है इसको अगर देखेंगे तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए ईसीजी का पूरा नाम अगर आप सबसे पहले जानेंगे ईसीजी, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? देखिए देखिए हम लिख दे रहे हैं क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे हम लिख देंगे कार्डियोग्राम इसका पूरा नाम होता है। ईसीजी का पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसके द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं? हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, यानी कि हृदय से जो विद्युत बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग महसूस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1110 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है 1110 के बाद 1111 नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। अभी अभी आपने पढ़ा है ईसीजी, ईसीजी जो होता है वही हमारा क्या होता है? हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। ईसीजी का पूरा नाम अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए यहाँ पे अगर लिख देंगे यहाँ पे हम लिख दिया कार्डियोग्राम, हमारा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की गति को मापने में काम आता है या हृदय की समस्या को सॉल्व करने में काम देता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1112 में लिखा है कह रहा ईसीजी शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? ईसीजी से शरीर के किस हिस्से की जांच की जाती है? देखिए यहाँ पे हृदय लिखा हुआ था तो हृदय की ही जांच की जाती है। 1112 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1113 नंबर, और यहाँ पे कह रहा मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेड्यूला का, स्पाइनल कार्ड का, पोन्स को, हाइपोथैलेमस को। 1113 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए जो दिया गया है इस क्वेश्चन का मेडुला जो दिया है मैंडुला हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है 1114 नंबर पे, इस पे कहा गया कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, या यहाँ पे कह दीजिएगा स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, ये क्या होना चाहिए? जगह पे अंग विन्यास होना चाहिए। अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डॉट डॉट उत्तरदायी होता है। मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर दोस्तों मेरुरज्जु। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अनुमस्तिष्क होता है यही उत्तरदायी होता है। तो 1114 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, आपको बता दूं कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता या अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1115 नंबर, और इस पे दिया गया है, कहा गया कि मनुष्य में ताप नियमन को डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यकृत को, हाइपोथैलेमस में, दिल, हृदय या फिर दोस्तों फेफड़े में। मनुष्य में ताप नियमन, दोस्तों क्या पूछा गया है? ताप नियमन हम जो
मतलब को नियंत्रित करते हैं, तो हाइपोथैलेमस हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1115 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1116 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस या मिड ब्रेन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, पढ़े हैं, ये जो सेरिब्रम हमारा होता है यही मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा जो ये सेरिब्रम वाला होता है यही बुद्धि का, स्मृति का और भावनाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। किसको? सेरिब्रम को। तो 1116 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1117 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी आंखों में लेंस का जो काम होता है वो आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। यानी कि 1117 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1118 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कह रहा है रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? कचाभ भिंड कहलाता है, कचाभ पिंड कहलाएगा, अंध क्षेत्र कहलाएगा, गर्तिका कहलाएगा या कुरोइड कहलाएगा? तो देखिए रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? वो गर्तिका कहलाता है। 1118 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1119 नंबर पे, यहां पे देख लीजिए कह रहा कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कान में, आंख में, हथेली में या नाक में? कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? देखिए कार्निया और रेटिना जो होता है शरीर के हमारे कहां पे? आंख में पाए जाते हैं। कार्निया और रेटिना जो होता है वो शरीर के आंख वाले हिस्से पे पाया जाता है। ये विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 1120 नंबर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको कई प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट मिलता है तो उसको हम क्लियर करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अलावा दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है ये आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण बुक का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मानव की आंख में निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? मानव की आंख, कह रहा मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर, फिर कह रहा प्रकाश के परिक्षेपण पर, प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर। तो प्रकाश के अपवर्तन पर मानव की जो आंख है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। 1120 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रकाश का दोस्तों क्या है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है यही सिद्धांत हमारा मानव मनुष्य के आंख पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है या करती है ये आंखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों